स्वागत दोस्तों आपका के सामने मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ को बताएंगे दोस्तों। आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से चुनाव आयोग हो गया बुरी तरीके से एक्सपोज। बताएंगे कैसे चुनाव आयोग के दावे और उसके बाद लीपापोती करने के बाद भी नहीं बचा चुनाव आयोग और आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर नया नोटिस जारी करना पड़ा है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। जिस तरीके से अब चुनाव आयोग पहले टाल मटोल करने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद अब नोटिस जारी किया गया है, तो कई सारे सवाल अब और ज्यादा खड़े होते हैं। बताएंगे बीएमसी चुनाव नतीजे के बाद क्या नया मामला सामने आया है, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर राहुल गांधी जैसे ही पहुंचे इंदौर दोस्तों उनके द्वारा पानी से जुड़े मुद्दे को लेकर उठाए गए कई तरीके के सवाल और बीजेपी सरकार को एक्सपोज करते हुए उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। राहुल गांधी जैसे ही बयान देकर गए, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शुभमन गिल को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों, जो पानी से जुड़ा हुआ ऐसा मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी ने एक्सपोज किया और शुभमन गिल ने कहीं ना कहीं मुहर लगा दी और बीजेपी की 5 अलग अलग इंजनों की सरकार को एक्सपोज कर डाला है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता सबसे कम हो गई है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के चुनाव होते हैं दोस्तों और बीएमसी चुनाव के साथ साथ 29 महानगर पालिकाओं के अंदर लगातार वोट डाले जाते हैं। ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों से वोट डालने की खबर के बाद लोगों ने बताया कि जब वो वोट डालकर अपने घर लौटे तो उन्होंने एसीटोन से यानी जिससे नेल पॉलिश साफ किया जाता है उससे उन्होंने अपने हाथ पर लगे इंक को साफ करने की कोशिश की, तो सबके सब चौंक गए जब उन्होंने देखा कि उनके हाथ पर लगा हुआ इंक यानी वोट डालकर आए और जो इंक चुनाव आयोग ने लगाया था वो इंक आराम से हट जा रहा है। बड़े आराम से इंक साफ होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो बना बनाकर डाला, तो चुनाव आयोग की ओर से इस पर प्रतिक्रिया दी गई दोस्तों। चुनाव आयोग ने कि ये गलत तरीके से वीडियो बनाकर डालने की कोशिश की जा रही है। 2011 से जो हम मार्कर पेन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसी मार्कर पेन का इस्तेमाल हमने इस बार फिर से किया है। धांधली तो ही नहीं सकती है, जबकि विपक्ष के नेता सुप्रिया सुले हो, उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो और कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हो, सबने सवाल खड़ा किया कि आम जनता इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर हाथ के ऊपर जो उंगली के ऊपर चिन्ह लगाया जाता है जिससे पता चलता है कि किस किसने वोट डाल दिया, वो चिन्ह आराम से हट जा रहा है, इंक हट जाता है और ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तैयारी को लेकर एक बहुत बड़ा लूप होल है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री की ओर से भी सवाल खड़ा किया गया था और चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर निशाना साधा गया था। हालांकि चुनाव आयोग इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि आराम से इंक का निशान हट जा रहा है। चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर जो लोग इंक का निशान हटने का वीडियो बना रहे थे उन लोगों को उल्टा इनडायरेक्ट तरीके से धमकी देते हुए बता रहा था कि इस तरीके से इंक को चुनाव के दिन में हटाना आपराधिक मामला है और कार्रवाई हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग अब एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर एक्सपोज हो गया है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार मुंबई मिरर के अंदर एक रिपोर्ट छपती है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि चुनाव आयोग ने पहले तो इस मामले पर टाल मटोल करने की कोशिश की यानी मुद्दे पर अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाद में चुनाव आयोग के पकड़े जाने के बाद अब मुंबई मिरर को बताया गया है कि अब जांच पड़ताल करने के साथ ही क्लैरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है इंक सप्लाई करने वाली कंपनी से। सवाल यह है दोस्तों कि अगर इंक पर इतना भरोसा है चुनाव आयोग को तो इंक सप्लाई करने वाली कंपनी से क्यों स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। सीधे तौर पर इन्वेस्टिगेशन में यानी जांच पड़ताल में जरूर ऐसा कुछ मामला सामने आया होगा, जो लोग दावा कर रहे थे उसको वेरीफाई किया होगा, तो जरूर वेरिफिकेशन सही पाया गया होगा और इसीलिए अब कंपनी को नोटिस देकर उससे जवाब तलब किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग बार बार अपनी छवि को बचाने के लिए आम जनता पर ही सवाल खड़ा कर देता है लेकिन बाद में वो खुद ही फंस जाते हैं और अब मुंबई मिरर में जो ये रिपोर्ट छपी है इसका क्या जवाब देगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। हालांकि उनका सम्मान तो पहले ही काफी ज्यादा कम हो चुका है। धीरे धीरे करके जिस तरीके से माहौल बनता जा रहा है और चुनाव आयोग पर एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग जवाब देने की जगह मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहा है, तो और ज्यादा सवाल गहराते हुए नजर आएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से लगातार पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी शनिवार को इंदौर के दौरे पर पहुंचे दोस्तों, जहां पर उन्होंने दूषित पानी पिए जाने से लोगों के मौत के मामले को लेकर जिन मृतकों की जान गई है उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी ने भागीरथपुरा के अंदर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और दूषित पानी के मुद्दे पर बीजेपी के स्थानीय प्रशासन को भी निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने इस दौरान मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए की मदद पहुंचाई दोस्तों और पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ में मौजूद थे और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात राहुल गांधी ने की है। हालांकि राहुल गांधी एक रैली करना चाहते थे लेकिन बीजेपी के स्थानीय प्रशासन ने राहुल को रैली करने से रोक दिया और राहुल गांधी ने इस बार बीजेपी के प्रशासन को सीधा टक्कर देने की जगह सोचा कि इस बार आराम से रहने देते हैं, अगली बार आएंगे तो फिर बीजेपी सरकार अगर रोकने की कोशिश करेगी तो जोर शोर से विरोध होगा। कुल मिलाकर इंदौर के अंदर जिस तरीके का गमगीन माहौल है, राहुल गांधी इस पर कोई राजनीतिक रैली नहीं करना चाहते थे और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के प्रशासन के रोकने पर भी राहुल गांधी रुक गए। अमूमन राहुल रुकते नहीं है और सबको पता है कि वो बीजेपी प्रशासन को तो कुछ नहीं भाव देते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इंदौर के हालात को देखकर माहौल को देखकर फैसला लिया कि इंदौर में पहले से ही गमगीन माहौल है तो क्यों रैली करके प्रशासन के साथ में पंगे लिए जाएंगे और बीजेपी
बीजेपी की सरकार का जो प्रशासन है दोस्तों, पूरा जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को रोककर खुश हो रहा होगा, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि अगली बार अगर राहुल गांधी आए और रोकने की कोशिश की गई तो राहुल गांधी को रोक पाने में बीजेपी के कई प्रशासन के लोग असफल हुए हैं, तो आगे आने वाले दिनों के अंदर ये भी असफल होंगे। हालांकि राहुल गांधी का फैसला एकदम सही है, जिस तरीके का माहौल इंदौर में है अभी कोई राजनीतिक रैली करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी यहां से वापस लौटते हैं दिल्ली में और तमिलनाडु के नेताओं से बातचीत करते हैं। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी जैसे ही लौटते हैं इंदौर से एक और खबर सामने आती है। खबर ये बताई गई कि भारतीय क्रिकेट टीम के ओडीआई के कप्तान शुभमन गिल अपने साथ में इंडिया और न्यूजीलैंड के होने वाले मैच जो इंदौर में हो रहा है उस मैच के लिए 3 लाख रुपए का पानी साफ करने वाला मशीन यानी वाटर प्योरीफायर लेकर आए हैं। यानी इंदौर के प्रशासन पर उनको कोई उम्मीद नहीं है कि उनको सही पानी मिलेगा और इसीलिए अपनी जान माल की रक्षा करने के लिए यानी सही पानी उनको मिले और उनको कोई खतरा ना महसूस हो, इसीलिए इंदौर के प्रशासन में विश्वास करने की जगह 3 लाख रुपए का वाटर प्योरीफायर लेकर घूम रहे हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। 5 लेयर की भाजपा की सरकार है, जिसे बीजेपी वाले 5 इंजन की सरकार बताएंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री भाजपा का है, चीफ मिनिस्टर भाजपा का है, मेयर भाजपा का है और मिनिस्टर बीजेपी का है, एमएलए बीजेपी का है, सबके सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके बावजूद ये लोग जनता को साफ पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे और भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान अगर अपने साथ में इंदौर आने के लिए 3 लाख रुपए का वाटर प्योरीफायर लेकर घूम रहा है तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, उनकी सरकार, उनके काम करने के तरीकों पर अब बड़े बड़े लोगों का भी कोई विश्वास नहीं रहा है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें बीएमसी चुनाव नतीजों के एक दिन के बाद उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद में कहा कि बीजेपी ने मुंबई को गिरवी रखकर विश्वासघात के जरिए जीत हासिल की है। अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो पार्टी मुंबई में अपना महापौर नियुक्त करने में सफल हो सकती है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे का यह बयान कि महापौर को लेकर उनकी पार्टी भी अभी रेस में है, ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे ने हार मान ली है और वो अपना महापौर नहीं बनाएंगे, ये बोलकर घर में बैठ गए हैं। उन्होंने अपने पार्षदों से मुलाकात करते हुए कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा महापौर बने, मेयर बने और हमेशा उम्मीद में बैठे हुए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि शिंदे जो राजनीति कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे उसे देखते हुए पूरी तरीके से आंखें गड़ाए हुए हैं कि अगर मौका मिलेगा तो अपना खुद का महापौर बनाएंगे, क्योंकि शिंदे के जो पार्षद जीते हैं दोस्तों वो केवल 29 जीते हुए हैं और शिंदे को पता है कि अब उनकी पार्टी के अंदर आंतरिक सवाल खड़ा होगा कि शिंदे की पार्टी के जो पार्षद है वो पूछेंगे कि हमको मराठी समाज के लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया, हमारी पार्टी तो 114-15 सीटों पर लड़ी थी, आखिर बाद में 29 सीटों पर कैसे सिमट गई। पूरा मराठी वोट तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ चला गया। जब मराठी वोट ही उद्धव और राज की तरफ चला गया तो फिर किस बात का शिवसेना शिंदे गुट अपने आप को मराठी मतदाताओं का हितैषी बताएगा। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि कोई मराठी व्यक्ति ही मेयर बनेगा मुंबई का और बीजेपी खुद अपना कोई मराठी नेता आगे कर उसको मेयर बनाएगी, तो इसका मतलब शिंदे के पास ये बोलने के लिए भी नहीं बचेगा कि शिंदे की पार्टी का कोई व्यक्ति मेयर बन जाएगा तो शिंदे की इज्जत बचेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी मराठी नेता को आगे करके शिंदे को पहले ही जो कमजोर हो चुके हैं और ज्यादा उनको दबाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो मराठी नेता मेयर बनेगा उसका दबदबा तो शिंदे से ज्यादा होगा, डिप्टी सीएम से ज्यादा होगा और इसीलिए शिंदे इस पूरे मामले को लेकर अब घमासान को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। दोस्तों ऐसे में एक और बड़ी अपडेट सामने आती है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर अखिलेश यादव मीडिया के एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। दोस्तों अखिलेश यादव से मीडिया वाला जर्नलिस्ट पूछता है, पत्रकार पूछता है कि आपको क्या ईवीएम पर भरोसा है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं हर बार ये बात बोलता आया हूं, आगे भी बोलता रहूंगा। अगर मैं 80 में से 80 सीटें भी उत्तर प्रदेश के अंदर जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम को लेकर कतई विश्वास नहीं कर सकता, यानी ईवीएम पर मेरा बिल्कुल भी रत्ती भर भी भरोसा नहीं है और चाहे इसके लिए मुझे 80 की 80 सीटें क्यों ना मिल जाए। अखिलेश यादव का यह बयान अपने आप में इसलिए बड़ा है दोस्तों क्योंकि अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नाकों तले चने चबवा दिए थे और पानी पिला दिया था। इसके बाद अब अखिलेश यादव का यह बयान कि वो 80 की 80 सीटें जीतेंगे तब भी बीजेपी सरकार के ऊपर उनको भरोसा नहीं है और ईवीएम की व्यवस्था पर उनको भरोसा नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के नेता सब एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद गोदी मीडिया में जो लोग बीजेपी का एजेंडा फैलाते हैं वो दावा करते हैं कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ इंडिया गठबंधन वाले बोलते हैं कि उनको ईवीएम पसंद नहीं है, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम पसंद होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं का एक ही स्टैंड है, वो कहते हैं कि हम चुनाव में लड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि हम जनता को विकल्प देना चाहते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग ईवीएम के सपोर्ट में खड़े हैं। अगर हम पूरी तरीके से जीत जाए तब भी हम ईवीएम का विरोध करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करते रहेंगे। अखिलेश यादव भी इसी और इशारा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, बल्कि खुलकर बोल रहे हैं। इसके बावजूद गोदी मीडिया वालों को छोटी सी बेसिक बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया के विकसित देश अगर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते तो कुछ सोच समझ कर ही नहीं करते, गोदी मीडिया वालों से ज्यादा जानते होंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शिंदे महाराष्ट्र में कोई राजनीति ना करे ये तो हो ही नहीं सकता। अब शिंदे ने नया खेल खेलना शुरू कर दिया है। हुआ यह है दोस्तों की
महाराष्ट्र के अंदर शिंदे को 29 सीटों पर जीतने का मौका मिला, लेकिन शिंदे 100+ सीटों पर चुनाव लड़े थे, केवल 29 सीटें जीते। ऐसे में शिंदे को बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी किसी मराठा व्यक्ति को अगला महापौर बना सकती है, जिससे शिंदे की स्थिति खराब हो जाएगी। और शिंदे नहीं चाहते हैं कि उनको मराठी समाज के नेता की छवि से हटाया जाए। बीजेपी वाले अपने आप को मराठी समाज का हितैषी बताने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं शिंदे भी अब मैदान में उतर रहे हैं। दोस्तों, शिंदे अपने 29 पार्षदों को एक मुंबई के होटल में बुलाते हैं और कहते हैं कि आप सब लोगों को होटल में रहना है, यहीं पर रहने का इंतजाम कर दिया गया है। 5 तारा होटल में इन सब पार्षदों को बुला लिया गया है, क्योंकि मुंबई बीएमसी का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, ये बहुत जरूरी चुनाव था और बीएमसी के चुनाव में लगभग 74,000 करोड़ के बजट के कारण ये चुनाव एक राज्य के चुनाव जैसा हो जाता है। इसीलिए महापौर एक मुख्यमंत्री की पावर रखता है और शिंदे को डर लग रहा है कि उद्धव ठाकरे पार्टी के लोग कहीं ना कहीं संपर्क ना साधना शुरू कर दे शिंदे गुट के पार्षदों से और शिंदे गुट के पार्षद ना भाग जाए। इसीलिए अलग से होटल में इंतजाम किया गया है और भारतीय जनता पार्टी को भी शिंदे आसानी से सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले के ऊपर बीजेपी वाले उनके साथ में समझौता करे, यानी 2.5 साल भाजपा का पार्षद कोई महापौर बने और 2.5 साल शिंदे का पार्षद कोई महापौर मेयर बने, तब जाकर फॉर्मूले पर मोहर लगेगा। शिंदे कभी भी बीजेपी का कोई मराठी महापौर स्वीकार नहीं कर सकता और इसीलिए शिंदे ने अपने विधायकों को साइडलाइन करके उनको एक होटल में कमरे में बंद करने की रणनीति शुरू कर दी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे हैं और रायबरेली में राहुल गांधी जिस कार्यक्रम में शामिल होंगे उसमें भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक रुद्र प्रताप सिंह भी आ रहे हैं। दोस्तों, रुद्र प्रताप सिंह राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली प्रीमियर लीग 6 के चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी इस दौरान समारोह का उद्घाटन करेंगे। रायबरेली प्रीमियर लीग 6 का शुरुआत होने जा रहा है और ये 20 जनवरी से शुरू होगा। दोस्तों, राहुल गांधी 20 जनवरी को उद्घाटन करेंगे और राजीव गांधी स्टेडियम में ये पूरा मैच होने वाला है। तो एक तरीके से राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में आम जनता के लिए एंटरटेनमेंट का एक साधन किया जा रहा है, इससे विकास और ज्यादा होगा। और रुद्र प्रताप सिंह मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता को पता चलेगा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार ने रायबरेली के लिए क्या क्या किया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एसआईआर को लेकर एक अलग ही तरीके का लफड़ा देखने को मिल रहा है। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि एसआईआर पर जो सवाल उठ रहे थे वो और ज्यादा गहरा गए हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर एक सरकारी अधिकारी देवशंकर चट्टोपाध्याय ने अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए अपनी पत्नी को ही नोटिस भेज दिया। एसआईआर को लेकर अपनी पत्नी को ही जो उन्होंने नोटिस भेजा, सोशल मीडिया पर ये खबरें काफी चलने लगी कि आखिर एक चुनाव अधिकारी यानी एक बीएलओ है जो अपनी पत्नी को ही नोटिस दे रहा है और बोल रहा है कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन करवाइए, यानी प्रूव करवाइए कि आप यहाँ की रहने वाली है और अपना पहचान साबित करिए ताकि वोटर लिस्ट में जो आपका नाम ऐड हुआ है वो स्थापित हो सके। कुल मिलाकर अपनी पत्नी को ही बीएलओ के द्वारा नोटिस दिया गया। तो सवाल और ज्यादा गहराते हैं कि आखिर किस तरीके का एसआईआर चल रहा है कि एक पति अपनी पत्नी को ही नोटिस दे रहा है। इस बात की तारीफ बीजेपी वाले जरूर कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है दोस्तों कि एसआईआर का फॉर्म तो बीएलओ पति है तो उसी ने भरा होगा, तो फिर नोटिस जारी करके क्यों ईमानदारी का प्रमाण लेने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर एसआईआर एक अलग ही लेवल पर हो रहा है दोस्तों, जिसका कुछ अता पता ही नहीं है कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है और अजीबोगरीब मामले सामने आते रहते हैं। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की 5 इंजन की सरकार है। 80% बीजेपी के विधायक है मध्य प्रदेश के अंदर और 29 में से 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी को दिया। प्रधानमंत्री एक बार भी इंदौर के दौरे पर नहीं आए। राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं दोस्तों, वो इंदौर के दौरे पर जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि जनता बीजेपी को वोट जरूर दे रही है, लेकिन आम जनता के साथ बीजेपी सरकार के बड़े बड़े लोग मौजूद नहीं है। नरेंद्र मोदी को कम से कम एक ट्वीट ही कर देना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ट्वीट भी नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर कन्नी काटने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को कम से कम दौरा भी तो करना चाहिए था, कम से कम अपने मंत्री को भेज देते, वो भी नहीं किया। राहुल गांधी पहुंचे हैं, नेता प्रतिपक्ष की पूरी भूमिका राहुल गांधी निभा रहे हैं, लेकिन कुछ भाजपाई है जो राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं कि आखिर राहुल गांधी कहां है, कहां चले गए राहुल गांधी, क्या विदेश यात्रा पर चले गए। लेकिन उन लोगों के लिए जवाब है कि राहुल गांधी इंदौर में मौजूद थे और अब दिल्ली में है। अगर उनको विश्वास नहीं हो रहा तो राहुल गांधी का वीडियो देख ले। लेकिन वे लोग केवल एक ही अफवाह फैलाते हैं कि राहुल गांधी को राजनीति नहीं करनी, वो राजनीति को लेकर सीरियस नहीं है। राहुल गांधी को एक आम जनता की राजनीति करनी है, उनको लुटियंस दिल्ली में बैठकर राजनीति नहीं करनी है जो भाजपा वाले आजकल करते हैं। दोस्तों, आम जनता से इनका कोई लेना देना है नहीं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जिसमें राजस्थान के अंदर एक अलग ही तरीके का खेला उन लोगों के साथ में हो गया जो पिछली बार पंचायत का चुनाव लड़े और पंचायत का चुनाव लड़ने के बावजूद उन लोगों ने खर्च के बारे में पूरा ब्यौरा नहीं दिया। पिछले चुनाव में खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले पंच सरपंच ने दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर रखी होगी, लेकिन उनके लिए झटका चुनाव आयोग ने दिया है। राज्य चुनाव आयोग ने ऐसे प्रत्याशियों की सूची मांगने के लिए जल्द ही जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किया है। आयोग ने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने का फैसला लिया है जिन लोगों ने पिछली बार चुनाव लड़ा और सरपंच और पंच बन गए, लेकिन उन्होंने जीतने के बावजूद
बावजूद ये नहीं बताया कि उनका पैसा कहां खर्च हुआ और एक तरीके से लोगों को, खासकर चुनाव आयोग को मूर्ख बनाने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब इस पूरे मामले पर डीएम से रिपोर्ट मांगी जा रही है और जो लोग पकड़े जाएंगे उन लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। 3 साल तक उन पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। प्रदेश में मार्च अप्रैल के अंदर पंचायती राज के चुनाव प्रस्तावित है। 2020 में 21 जिलों के अंदर 636 जिला परिषद के सदस्यों और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव कराए गए। पंचायत समिति सदस्य के लिए 12,663 और जिला पंचायत के परिषद सदस्यों के 1778 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। राज्य चुनाव आयोग के सूत्र बताते हैं कि इस चुनाव में जिन प्रतिनिधियों ने रिजल्ट के आने के बाद खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया उन लोगों के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर क्या ये लोग हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है। क्या इस मामले पर उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है? ये भी एक संवैधानिक संकट जैसी स्थिति है, संवैधानिक सवाल है जिसका जवाब जल्द मिलना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड स्थित धर्म नगरी हरिद्वार में इन दिनों एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। हरिद्वार के अंदर प्रसिद्ध हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर अब मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग पर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। अब इस मुद्दे पर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग को उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कुछ स्थलों पर हम लोगों को पवित्रता मेंटेन रखनी चाहिए और इसीलिए यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि पहली बार तो नहीं हुआ है, ये नियम पहले से ही लागू है और नियम आगे भी लागू रहेगा। कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, यानी भाजपा वाले उल्टा आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी वालों को जवाब देना चाहिए कि उनके राज्य में सरकार है और क्या अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ के निवासी नहीं है, उत्तराखंड के निवासी नहीं है, जिनको एक क्षेत्र से ही वर्जित किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत के 10 साल पूरे होने के मौके पर उन्हें याद करते हुए कहा कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है, जो हमारे यहाँ एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है, वहां पर अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी समाज के लोगों के साथ में भेदभाव होता है। 26 साल के दलित छात्र रोहित वेमुला ने संस्थान में कथित उत्पीड़न के बाद 17 जनवरी 2016 को जान ले ली थी दोस्तों, जान दे दी थी और ऐसे में उच्च शिक्षक संस्थानों के अंदर जातिवाद के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हो गया था। और राहुल गांधी ने 10 साल पूरा होने के बाद कहा कि रोहित वेमुला का सवाल आज भी हमारे दिल में है और रोहित वेमुला पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके ऊपर जातिवादी मानसिकता वाले लोगों ने दबाव बनाया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संस्थागत जातिवाद और सामाजिक बहिष्कार, रोज रोज की बेइज्जती, औकात दिखाने वाली भाषा और अमानवीय व्यवहार, वही जहर अभी भी देश के अंदर घुला हुआ है और संस्थानों के अंदर साफ तौर पर नजर आता है। लगभग 10 साल पूरा होने के बाद राहुल गांधी के द्वारा यह बयान दिया जा रहा है। दोस्तों, रोहित वेमुला की मां का ख्याल राहुल गांधी हमेशा रखते हैं। जब भी उनको लेकर किसी भी तरीके की समस्या की जानकारी मिलती है राहुल गांधी को, तो इलाज हो या फिर किसी भी तरीके से वकील उपलब्ध कराने का मामला हो, राहुल गांधी कोशिश करते हैं कि रोहित वेमुला की मां को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के स्मार्ट सिटी योजना को फिर से निशाने पर लेते हुए कहा कि पानी पीकर लोगों की जान चली गई। इंदौर में लोग दूषित पानी पीकर मर गए। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार का एक नया स्मार्ट सिटी का मॉडल है, यानी जो दावा भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके लिए तगड़ा झटका है दोस्तों। और स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को शुद्ध पानी तक नहीं दे पा रही है बीजेपी की सरकार, केवल जुमलेबाजियां चल रही है। इसी के साथ में शरद पवार की पार्टी की राजनीति अब लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र की 29 नगर पालिका में एनसीपी शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा। वहीं पर अजित पवार भी कामयाब नहीं हो सके। शरद पवार की पार्टी ने कुछ प्रमुख महानगर पालिकाओं में अपना खाता तक नहीं खोल पाए दोस्तों। 28 में से 18 महानगर पालिका के अंदर अजित पवार का भी खाता नहीं खुला और शरद पवार तो लगभग 26 अलग अलग महानगर पालिका के अंदर अपना खाता नहीं खोल पाए। यानी शरद पवार की पार्टी का तो दोयम दर्जे की स्थिति नजर आई और अजित पवार का भी लगभग उसी तरीके का हाल था। चाचा भतीजे दोनों के दोनों इस बार अलग चुनाव लड़कर अपनी स्थिति को भाप गए। उनको पता चल गया कि पहले जो एनसीपी हुआ करती थी अब वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर ही अजित पवार आगे बढ़ सकते हैं और वो भी बीजेपी के कंधे पर कब तक आगे बढ़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, क्योंकि ये बात तय है कि अब जल्द ही शरद पवार राजनीति से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। उनके दिन अब पूरे हो गए हैं राजनीति करने के, क्योंकि शरद पवार की तबियत भी वैसे खराब रहती है और शरद पवार जानते हैं कि उनको अगर अपनी पार्टी एनसीपी एसपी को उभारना है तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी और शायद अब उनका शरीर उनका साथ ना दे, क्योंकि शरद पवार पहले भी कह चुके हैं कि वो 1 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे। पिछली साल विधानसभा
विधानसभा के चुनाव के दरमियान उन्होंने इस बात को बोला था। इसके बाद अजीत पवार ने पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था और अब अजीत पवार शरद पवार दोनों की दोनों पार्टी पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के राजनीतिक रंगमंच पर साल के पहले हफ्ते में ही सबसे बड़ा मुद्दा तब गर्मा गया जब मुख्यमंत्री भगवंत मान की अकाल तख्त के सामने पेशी हुई। मान से जुड़े कई विवादों के चलते अकाल तख्त ने उन्हें तलब किया और ज्यादातर आरोपों के पीछे मान का बड़बोलापन बताया जा रहा। अकाल तख्त का मानना है कि इन बयानों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है और सिख धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। भगवंत मान ने इसीलिए अकाल तख्त के द्वारा बुलाया गया है। भगवंत मान को और उनकी पार्टी आरोपों को फेक बता रही है। दोस्तों ऐसे में भगवंत मान को बुलाया गया जवाब देने के लिए अकाल तख्त के सामने और जो टाइम दिया गया था उसके बाद अब बृहस्पतिवार को मान जब अकाल तख्त पहुंचे तो उनके साथ ही 2 भरे हुए बैग भी थे साथ में और इनमें वह अपनी बेगुनाही के सबूत लेकर आए थे। बाद में जत्थेदार गरगज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री पूरी विनम्रता के साथ पेश हुए और कई आरोपों पर उन्होंने गलती स्वीकार की और इस पर बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और आगे आने वाले दिनों के अंदर वो कोई भी इस तरीके का बयान नहीं देंगे जिससे सिख समुदाय के प्रति लोगों के अंदर कोई भी शक सुबह पैदा हो। कुल मिलाकर दोस्तों सिख समुदाय को लेकर उल्टा बयान देने के मामले पर यह कार्रवाई हो रही है और इससे पहले भी कई सारे मुख्यमंत्रियों को अकाल तख्त के सामने पेश होना पड़ा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लगातार अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का। जय हिंद।